दोस्तों, स्वागत है आपका समुद्र क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खुश होंगे। आपको और आपके परिवार को हमारी समुद्र क्लासेस की टीम की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से और सुरक्षित दीपावली मनाएं, पटाखा छोड़ें, दीप जलाएं और खुशियां मनाएं। चलिए, आज का जो चैप्टर है उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे उसको देख लेते हैं। जो चैप्टर है कोशिका एवं ऊतक, कोशिका एवं ऊतक, जिसको कि सेल एंड टिश्यूज हमने कहा था, सेल्स के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम लोग स्टार्ट किया है हम लोगों ने ऊतक का सीरीज। ऊतक में हमने पढ़ा कि ऊतक जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं, जिसमें हमने उपकला ऊतक, पहला हमने देखा उपकला ऊतक। दूसरा हम लोग देख रहे हैं संयोजी ऊतक, जिसको कनेक्टिव टिश्यूज कहा। तीसरा है हमारा मस्कुलर टिश्यू, जिसे पेशीय ऊतक कहते हैं। चौथा होता है हृदय ऊतक, जिसको कार्डियक टिश्यूज कहते हैं। अभी हम क्या देख रहे हैं, तो दूसरा नंबर पे चल रहे हैं, जिसको कि हम लोग क्या कहा था, हमने कनेक्टिव टिश्यूज कहा था। याद रखिएगा, ये क्या है हमारा कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर हमने देखा था, कनेक्टिव टिश्यूज भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमने देखा था जिसे वास्तविक संयोजी ऊतक कहते हैं, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यूज कहते हैं, या कनेक्टिव टिश्यूज प्रॉपर कई जगह पर आपको लिखा हुआ मिलेगा। दूसरा हमने देखा अस्थि ऊतक, अस्थि ऊतक हमने देखा। अस्थि ऊतक के बाद हमने देखना है तरल संयोजी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक मतलब फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज। तो याद रखिएगा कि मैं छोटे छोटे पार्ट, पहले वीडियो में मैंने आपको सिर्फ उपकला ऊतक के बारे में बताया, दूसरे वीडियो में कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट किया, जिसमें हमने वास्तविक संयोजी ऊतक, दूसरे वीडियो में हमने अस्थि संयोजी ऊतक, तीसरे में तरल संयोजी ऊतक आज हम लोग बताने वाले। तो एक एक करके देखते चल रहे हैं, छोटे छोटे वीडियो से चलेंगे तो क्या होगा, आपको पढ़ना आसान हो जाएगा और आपको याद रखना भी आसान हो जाएगा। तो चलिए, क्या है हमारा तरल संयोजी ऊतक। याद रखिएगा, तरल संयोजी ऊतक में 2 चीजें आती, जो तरल है, जो लिक्विड है, जो कनेक्टिव टिश्यूज है। याद रखिएगा, कनेक्टिव टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज मतलब जो कनेक्शन जनरेट करे, जो एक भाग को दूसरे भाग से जोड़ने का काम करता है, इसको हम लोग कहते हैं कनेक्शन जनरेट करना। अब यहां पर आता है तरल ऊतक या तरल संयोजी ऊतक आप लोग कह सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं संवहन ऊतक। इंग्लिश में इसको फ्लूइड टिश्यू या वस्कुलर टिश्यूज आप कह सकते हैं। जो तरल संयोजी ऊतक होता है वो 2 चीजों से मिलकर बनता है, एक ब्लड से मिलकर बनता है, दूसरा लसिका, जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं लिम्फ। रक्त और लिम्फ दोनों से मिलकर क्या बनता है, आपका तरल संयोजी ऊतक बनता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, तरल संयोजी ऊतक किससे बना हुआ है, लसिका एवं रक्त से मिलकर बनता है आपका तरल संयोजी ऊतक। देखिए, यह संयोजी ऊतक कैसे हुआ, इसको पहले समझ लीजिए। संयोजित ऊतक का मतलब क्या होता है, ऐसा टिश्यूज, ऐसी कोशिकाएं जो एक अंगों से दूसरे अंगों तक जो है क्या करे, जोड़ने का काम करता है। तो ब्लड भी क्या कर रहा है और लसिका भी क्या करेगा। तो ब्लड क्या करता है, तो आपके शरीर में पोषक तत्व एक भाग से दूसरे भाग तक जोड़ देता है। खाना खाया पेट में, खाया मुंह में, चला गया पेट में, पचा इंटेस्टाइन में, अवशोषण हुआ इंटेस्टाइन में, वो चला गया ब्लड में, ब्लड क्या किया, पूरे शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक उसको आराम से पहुंचा दिया। सांस लिया नाक से, गया फेफड़ा में, फेफड़ा से हृदय में गया, हृदय से कहां चला गया, रक्त में चला गया। रक्त क्या किया, पूरे शरीर को, हर एक कोशिकाओं को उस ऑक्सीजन को दे दिया। बाद में जो उत्सर्जन किया हमने, चाहे वो यूरिया का उत्सर्जन हो, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो, वो लाके कौन रख रहा है, ब्लड ही अपने पास लाके रखता है। तो इसका मतलब है कि रक्त भी क्या है, एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। उसी के साथ साथ लसिका भी कुछ थोड़ा बहुत ये हेल्प कर देता है। तो मतलब दोनों क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज के अंतर्गत ही आता है, जिसको कि हम लोग तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। और इसके अंदर जो इंटरसेल्यूलर मैटर होता है वो कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, जिस कारण से ये फ्लो करता है। फ्लूइड का मतलब ये होता है विच कैन फ्लो, फ्लूइड का मतलब होता है विच कैन फ्लो, जो फ्लो कर सकता है, जो बह सकता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। तो जो
तरल ऊतक होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है, इसका जो इंटरसेल्युलर मैटर होता है वो कैसा होता है, फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, जिसमें जो सेल्स होते हैं वो सेल्स क्या होती है, बिखरी हुई रहती है, जिस कारण से और सारे ऊतक जैसे कि वास्तविक संयोजी ऊतक देख लिया, बोन टिश्यूज देख लिया, या फिर उपकला ऊतक देख लिया, ये बहता नहीं है, लेकिन ये बहता है। बहना मतलब फ्लो करना, तैर सकता है इसमें। तो इसमें जो कोशिकाएं होती है बिखरी हुई रहती हैं, इसलिए इन्हें क्या कहता है, तरल संयोजी ऊतक कहता है। अब इसी के अंदर क्या है, अब हमें पढ़ना है पहले रक्त या रुधिर पढ़ना है, उसके बाद हमें पढ़ना है लसिका। तो पहले देख लेते हैं रक्त और रुधिर का सेक्शन है हमारे पास। अब रक्त जो होता है, रक्त याद रखिएगा कि रक्त एक ऐसा भाग है, रक्त शरीर का ऐसा चीज है जो शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो शरीर को पोषण देने का काम कर रहा है। पोषण देने का मतलब पोषण पहुंचाने का, एक तरह से कह सकते हैं ट्रांसपोर्टर होता है। क्या होता है, ब्लड क्या है, ट्रांसपोर्टर है। क्या होता है, ट्रांसपोर्टर होता है। दूसरा प्रोटेक्टर होता है। क्या होता है, ट्रांसपोर्टर होता है, प्रोटेक्टर भी होता है। अब ट्रांसपोर्टर में क्या कर रहा है, पोषक तत्वों को विभिन्न अंगों तक पहुंचाएगा, दूसरा ऑक्सीजन को पहुंचाएगा, तीसरा विटामिन मिनरल्स को पहुंचाएगा, और क्या करेगा, तो ब्लड ही जो उत्सर्जित पदार्थ है उसी को लेके ढोएगा, चाहे वो यूरिया हो, चाहे वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो, है ना। और सुरक्षा में, प्रोटेक्शन में क्या करेगा, जीवाणुओं को मारने का काम करेगा शरीर के अंदर। जो हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको भी बढ़ाने का काम करता है। तो एक एक करके पॉइंट्स को हम लोग देख के समझ लेते हैं। कहता है रक्त या रुधिर, कहता है रक्त या रुधिर जो होता है एक तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। ब्लड जो होता है उसका जो लिक्विड भाग होता है उसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। मतलब ब्लड या रुधिर जो है दो चीज से बना हुआ है, एक प्लाज्मा, किससे बना है, प्लाज्मा, दूसरा रुधिर कणिकाएं या ब्लड के पार्टिकल्स होते हैं। तो याद रखिएगा जो ब्लड या रुधिर है वो दो चीजों से बना होता है, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रुधिर कणिकाएं। प्लाज्मा जो होता है ब्लड के अंदर, अगर वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो ये 55% वॉल्यूम का होता है, और बात करें रुधिर कणिकाएं की, ये 45% वॉल्यूम का होता है। प्लाज्मा जो होता है वो 55% क्या होता है, इसमें 55% ब्लड में प्लाज्मा होता है और 45% जो है रुधिर कणिकाएं होती है। रुधिर कणिकाएं का मतलब होता है वैसे पार्टिकल्स जो छोटे छोटे कणों के रूप में मौजूद होते हैं, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, जिसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इनको क्या कहते हैं, रुधिर कणिकाएं कहते हैं। और प्लाज्मा होता है, तो प्लाज्मा कितना परसेंट है, तो याद रखिएगा वॉल्यूम का 55% है, और जो रुधिर कणिकाएं हैं, जो कण है, वो कितनी है, तो 45% वॉल्यूम का है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग एक एक करके, आरबीसी डब्ल्यूबीसी को भी हम लोग समझ लेंगे क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, क्या था प्लाज्मा, प्लाज्मा याद रखिएगा हल्का पीला रंग का होता है। कैसा होता है, अगर कलर की बात करते हैं या क्या कहते हैं, कैसा दिखता है अगर हम उसकी बात करते हैं, तो ब्लड का जो प्लाज्मा होता है हल्का पीला रंग का होता है, साथ में चिपचिपा होता है। कैसा होता है, चिपचिपा होता है, और हल्का बेसिक नेचर का होता है। कैसा नेचर होता है, बेसिक नेचर होता है, क्षारीय स्वभाव का होता है, या फिर आप कह सकते हैं क्षारीय द्रव होता है। जो रक्त का जो है, जो आयतन के हिसाब से पूरे ब्लड का 55% होता है, पूरे ब्लड का 55% प्लाज्मा होता है, और बाकी जो बचा 45% उसमें ब्लड पार्टिकल्स होते हैं, रुधिर कणिकाएं होती है। और ये रुधिर कणिकाएं याद रखिएगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये तीन पार्ट हो जाएंगे। प्लाज्मा में जो 55% प्लाज्मा है उसका अगर हम 90% देख लें, मान लेते हैं अगर हमारे शरीर में एक क्या कहते हैं 1 लीटर मतलब 1000 ml अगर हमारा ब्लड है, तो उसमें जो है आपका कितना होगा, इसका 55%
है ना। मतलब इसका 55% का मतलब हो गया, 2 जीरो इधर से काट दीजिए, 550। 550 जो है वो क्या है, प्लाज्मा है, और 450 क्या है, ब्लड पार्टिकल्स है। इसी 450 में से, इसी 450 में से क्या है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट्स है। और इस 550 की अगर हम बात करते हैं, इस 550 का 90% वाटर है। क्या है, 90% वाटर है। अब 90% इसका क्या हो गया, गुना कर दीजिए, 90/100, एक जीरो एक जीरो एक जीरो एक जीरो कटा, 55 इंटू 9 कर दीजिए, 9×5 = 45, 5 9×5 = 4 49, 495 इतना क्या है आपका, वाटर है। अगर हम बात करते हैं बाकी जो बचा 10%, बाकी जो इसका 10% बचा, इसमें घटा के निकाल लीजिएगा, 10% जो बचा वो उसमें क्या है, प्रोटीन है, कुछ प्रकार के प्रोटीन होते हैं, साथ में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं। ये क्या है आपका, ब्लड का प्लाज्मा है। आगे बढ़ते हैं, अब ब्लड के प्लाज्मा के बाद अब रुधिर कणिकाओं की बात कर लेते हैं हम। रुधिर कणिकाएं मतलब जो ब्लड कॉर्पुलस है उसकी बात कर लेते हैं, जिसमें कि हमारा क्या आता है, आरबीसी आता है, जिसको लाल रुधिर कणिकाएं कहते हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स कहते हैं। आर लाल रक्त कणिकाओं को हम लोग आरबीसी भी कहते हैं, रेड ब्लड सेल भी कहते हैं, आरबीसी भी कहते हैं और इरेथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इरेथ्रोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, इरेथ्रोसाइट्स क्या होता है, आरबीसी को ही इरेथ्रोसाइट्स कहते हैं। श्वेत रुधिर कणिकाएं जो है उसको डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। क्या क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी या फिर आप व्हाइट ब्लड सेल्स भी कह सकते हैं। प्लेटलेट्स जो होता है, प्लेटलेट्स को अंग्रेजी में प्लेटलेट्स ही कहते हैं, इसी को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक एक करके हम लोग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को समझते हैं। छोटे छोटे पॉइंट के अकॉर्डिंग समझेंगे। जब हम लोग जो है रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, श्वसन तंत्र पढ़ेंगे, उसके बाद जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, परिवहन तंत्र भी पढ़ेंगे, है ना, तो उन सब में ब्लड का पूरा जिक्र होगा, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे उसका एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होता है, उसके ए ब्लड ग्रुप क्या होता है, मदर फादर का ब्लड ग्रुप, सब चीजों के बारे में जिक्र करेंगे। आप लोग स्टे ट्यून्ड रहें, साथ जुड़े रहें और बहुत सारी चीजें आगे बढ़ती रहेंगी हमारे साथ। क्या करना है, अब आरबीसी को पढ़ना है, इरिथ्रोसाइट्स को पढ़ना है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स या आरबीसी कहता है। मेढक में सबसे पहले किसकी बात आई, मेढक में ये बड़ी अंडाकार होती है। कैसी होती है, बड़ी होती है और अंडाकार होती है। आकृति कैसा है, मेढक में बड़ा होता है और अंडाकार होता है, और प्रत्येक लाल रुधिर कणिका में एक केंद्रक होता है। किसमें, मेढक में। लेकिन अगर हम मनुष्य की बात करेंगे तो मनुष्य का जो आरबीसी होता है उसमें केंद्रक नहीं होता है, मतलब न्यूक्लियस लेस होता है, जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है ना, और इसका आकार भी अलग होता है। तो मेढक याद रखिएगा, किसके ब्लड के आरबीसी में केंद्रक होता है, तो मेढक के ब्लड में आरबीसी में क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है। कहता है, उसी को आगे देखिएगा, स्तनीय, जो स्तनपायी है, जो स्तनीय जीव है, जिसमें लाल रुधिर कण जो है वो कैसे होते हैं, बाइकॉन्केव शेप के होते हैं, जिसको कहते हैं उभयाबतल। उभयाबतल, उभय अबतल आकार का होता है। इसका सतह कैसा होता है, तो गोलाकार होता है। इसका जो सरफेस होगा कैसा होगा, गोलाकार होगा। ठीक है, उभय अबतल है। इसमें जो केंद्रक होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है। याद रखिएगा, मनुष्य के आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, डब्ल्यूबीसी में होगा, लेकिन फिर प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं होगा। तो क्या कहता है, इसमें केंद्रक नहीं होते हैं। ये लाल अस्थि मज्जा में बनते हैं। आरबीसी जो है कहां बनता है, बोन मेरो में बनता है, अस्थि मज्जा में बनता है। अगला पॉइंट क्या कहता है कि लाल रुधिर कण में, आरबीसी में क्या होता है, तो प्रोटीन रंजक होता है। क्या होता है, प्रोटीन रंजक, कलर पिगमेंट। कलर पिगमेंट क्या होता है, ऐसा पदार्थ जिसकी मौजूदगी से किसी चीज में कलर होने का भान होता है या फिर कलर जैसा दिखाई पड़ता है, रंग दिखाई पड़ता है, तो उसको कहते हैं पिगमेंट, कलर पिगमेंट। तो एक प्रोटीन होता है जो रंजक का काम करता है, वो कौन सा होता है, तो हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन दो शब्द से बना है, हीम और ग्लोबिन। हीम और
ग्लोबिन। ग्लोबिन जो है एक प्रकार का प्रोटीन है। ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है, जो लगभग 96% होता है। क्या होता है? 96% होता है। हीम जो होता है वो 4 से 5% का आसपास में होता है। कितना परसेंट? 4 से 5% का होता है। और इसी हीम के सेंटर में क्या होता है? लोहा होता है, Fe होता है। क्या होता है? लोहा होता है, Fe होता है, जो कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टर होता है, ऑक्सीजन को पकड़ के रखने का काम करता है। इसी को आगे बढ़ाते हैं, कहता है, याद रखिएगा, प्रोटीन रंजक हीमोग्लोबिन होता है, जिसके कारण इसका कणों का रंग कैसा होता है? लाल होता है। तो रक्त का कलर लाल किस कारण से होता है? याद रखिएगा कि हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग जो है वो लाल होता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन ग्लोबिन 96% होता है। हीमोग्लोबिन में एक प्रोटीन ग्लोबिन होता है जो कि 96% होता है, और एक रंजक होता है, एक पिगमेंट होता है हीम, जो कि 4 से 5% होता है। और यही हीम कलर पिगमेंट जो है, हीम मॉलिक्यूल्स जो है, वो केंद्र में, उसके न्यूक्लियस में, सेंटर में क्या होता है? लोहा होता है। क्या होता है? लोहा होता है, Fe होता है। कहता है जिसमें ऑक्सीजन को बांधने और मुक्त करने की क्षमता होती है। क्या होती है? ऑक्सीजन को पकड़ने और ऑक्सीजन को छोड़ने की क्षमता होती है। यही लोहा क्या करता है? अब छोड़ने पकड़ने की कहां से बात आ गई? तो हृदय के पास जब रक्त आता है, ब्लड आता है और ऑक्सीजन आता है, तो वहां पे रक्त को पकड़ लिया, रक्त ऑक्सीजन को पकड़ लिया। तो कौन पकड़ेगा? हीम वाला जो पोर्शन है, वही लोहा जो है वो पकड़ के रखा, या फिर हीमोग्लोबिन पकड़ के रख लिया, और क्या किया? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। अब जब ये अलग कोशिका के पास जाएगा, अन्य अदर कोशिकाओं के पास जाएगा, वहां क्या करेगा? अपना ऑक्सीजन दे देगा उसको, और वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित हुआ श्वसन के दौरान, उष्मा उत्सर्जन हुआ या कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हुआ, उसी कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ के लेके आ गया। जब ऑक्सीजन साथ लेके जा रहा था तो उसको कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जब ऑक्सीजन छोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड लेके आ रहा है तो उसको कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहां पर क्या बात आई? इसके सेंटर में क्या था? न्यूक्लियस था, जो ऑक्सीजन को ढोने का और मुक्त करने की क्षमता रखता है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं WBC। एक सुरक्षात्मक कवच है। WBC क्या है? एक सुरक्षात्मक कवच होता है जो कि रक्षा करता है। कहता है इसकी आकृति कैसी है? अनियमित आकृति है। हमने देखा था जो RBC था वो कैसा था? केंद्रकहीन था, जिसमें केंद्रक नहीं था, न्यूक्लियस नहीं था। लेकिन अगर हम बात करते हैं WBC के, तो ये केंद्रक युक्त होता है, जिसको हम लोग ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। याद रखिएगा नाम, ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। कहता है कि इसमें केंद्रक भी होता है और हीमोग्लोबिन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? हीमोग्लोबिन नहीं होता है। अब हीमोग्लोबिन नहीं है तो इसका रंग सफेद टाइप का हो जाएगा, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। कहता है अनियमित आकृति, कोई ऐसा निश्चित आकृति इसकी नहीं होती है, और इसकी संख्या जो है, WBC की संख्या जो है RBC की संख्या से अपेक्षाकृत क्या होती है? कम होती है, बहुत कम होती है। कहता है कुछ सूक्ष्म कणों की उपस्थिति के कारण, कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स के उस प्रेजेंस के कारण जो है WBC को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक हो गया ग्रेनुलोसाइट्स, क्या हो गया? बेनुलोसाइट्स यहां लिखा गया, इसको ग्रेनुलोसाइट्स कर दीजिए, ग्रेनुलोसाइट्स। ठीक है, एक हो गया ग्रेनुलोसाइट्स, दूसरा हो गया अग्रेनुलोसाइट्स। याद रखिएगा कि जो WBC है, व्हाइट ब्लड सेल है, इसमें प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल, जो छोटे छोटे ग्रेनुल्स हैं, उसके उपस्थिति के कारण इसको दो भाग में बांटा गया। एक प्रेजेंस है तो जिसको ग्रेनुलोसाइट्स का, एक जिसमें वो कण, वो पार्टिकल्स जो है ग्रेनुल्स नहीं पाए जाते हैं, उसको अग्रेनुलोसाइट्स कहा गया। अगर हम ग्रेनुलोसाइट्स, यहाँ पे वही चीज मेंशन किया हुआ है, सूक्ष्म कणों की उपस्थिति के आधार पर इन्हें दो प्रकार का माना जाता है। जिस श्वेत रुधिर कणिकाओं में ग्रेनुल्स होते हैं, पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, उसे ग्रेनुलोसाइट्स कहा जाता है। और जिसमें कौन कौन से आते हैं? न्यूट्रोफिल आता है, स्नोफिल आता है और बेसोफिल आता है। ठीक है, क्या क्या आता है? न्यूट्रोफिल आता है, स्नोफिल आता है और बेसोफिल आता है। लेकिन जब हम बात करते हैं जिसमें कि ग्रेनुल्स नहीं होंगे, जिस श्वेत रुधिर कणिकाओं में ग्रेनुल्स नहीं होंगे, उसको अग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं। कहता है कुछ रुधिर कणिकाओं के कोशिका द्रव में कण नहीं हो पाए जाते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? अग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं। और ये जो है दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के, जिसको लिम्फोसाइट्स कहते हैं। एक को लिम्फोसाइट्स कहते हैं, दूसरे को मोनोसाइट कहते हैं। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स कहते हैं। यहां पर क्या था? न्यूट्रोफिल, स्नोफिल और बेसोफिल, जिसमें कि फिल आ जाएगा, ग्रेनुलोसाइट्स आएगा, है ना। जिसमें साइट है वो आपका अग्रेनुलोसाइट्स होगा। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसे कॉमन सेंस है। और जो लिम्फोसाइट्स होता है
ये जो लिम्फोसाइट्स आप देख रहे हैं, इसका काम है बॉडी में एंटीबॉडी का निर्माण करना। किसका निर्माण करेगा? शरीर के अंदर एंटीबॉडी, जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए उत्तरदायी होता है, या फिर ब्लड का जो एंटीबॉडी होता है उसकी निर्माण में भाग लेता है। और अन्य श्वेत रुधिर कणिकाएं जो है, जो श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं, जो एंटीबॉडी नहीं बना रहा है, वो क्या करेगा? जीवाणुओं को नष्ट करेगा, उसका भक्षण करता है, उसको नष्ट कर देता है, या फिर जो पदार्थ है उसको नष्ट करने का, जो गलत चीज आ गया आपके शरीर में, उसको नष्ट करने का काम करेगा। अब बात करते हैं थ्रोम्बोसाइट्स की, जिसको हम लोग कहते हैं ब्लड प्लेटलेट्स। क्या है हमारा? रक्त रुधिर प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स, ब्लड प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। अब ब्लड प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स क्या होता है? कहता है मेढक जो है, पहले मेढक की बात, आरबीसी में भी मेढक की बात आई थी, डब्ल्यूबीसी में मेढक की बात नहीं थी। अब थ्रोम्बोसाइट्स, जिसको हम लोग प्लेटलेट्स कहते हैं, उसमें मेढक की बात आती है। कहता मेढक का जो ब्लड है, रुधिर में छोटी छोटी तरकू आकार की केंद्रक युक्त कोशिकाएं पाई जाती है, जिसको क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। किसमें? मेढक में। मेढक में थ्रोम्बोसाइट्स में केंद्रक होता है, लेकिन जब स्तनी जीवों में चलेंगे हम, स्तनी जीवों में आकार तो सूक्ष्म है, रंगहीन भी है और केंद्रकहीन है, मतलब जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है, और इसका आकार कुछ गोलाकार टिकिए के समान इसका आकार होता है। इसी को क्या कह देता है? प्लेटलेट्स कह देता है। मेढक में था तो थ्रोम्बोसाइट्स कह दिया, और जब मनुष्य में है तो उसको प्लेटलेट्स कह दिया। क्या था? रक्त का थक्का बनाने में मदद करना इसका मेन काम है। मतलब कह सकते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग में इसका हेल्प है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लेटलेट्स के कारण ही ब्लड का थक्का जमता है, और भी कई कारक होते हैं जिसके कारण जो है ब्लड का थक्का जमने में मदद होता है, जैसे विटामिन की होता है, विटामिन के होता है, थ्रोम्बिन होता है, प्रोथ्रोम्बिन, ऐसे कई सारे पदार्थ होते हैं, कई सारे चेन रिएक्शंस होते हैं जिससे ब्लड का क्लॉटिंग होता है। तो सिर्फ एक नहीं है, लेकिन ये ब्लड प्लेटलेट्स जो है वो ब्लड का थक्का जमने में मदद करता है, इसीलिए यहां पर मेंशन किया है। कहता है ब्लड का जो है दो काम होता है, ब्लड का मेन जो है वो दो वर्क होता है। एक होता है परिवहन का, दूसरा होता है ताप नियंत्रण का। परिवहन में क्या करेगा? याद रखिएगा, परिवहन में ये क्या करेगा? ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस न्यूट्रिशंस प्लस जो हार्मोन्स, ऐसे सब जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसका ढोने का काम है। दूसरा, ताप और नियंत्रण की जब बात आती है, जब हम कोई मस्कुलर एक्टिविटी करते हैं या फिर जो हमारा लिवर वर्क करता है, इससे क्या होता है? हमारे बॉडी में टेम्परेचर जनरेट होता है। उसी टेम्परेचर को क्या करता है? ब्लड जो है पूरे शरीर तक पहुंचा देता है, जिससे कि ब्लड का जो टेम्परेचर है वो नियंत्रित रहता है। तो ब्लड का जो मेन दो वर्क है वो क्या है? परिवहन भी कर रहा है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन भी कर रहा है, और टेम्परेचर भी कंट्रोल करने का काम करता है। अब इसका वर्क देख लीजिए, फंक्शन देख लीजिए ब्लड का। चार फंक्शंस है, चार पॉइंट्स है, उसके बाद लिम्फ देखेंगे हम लोग। क्या है ब्लड का चार फंक्शन? पहला, रुधिर द्वारा पचा हुआ भोजन। रुधिर क्या करता है? जो पचा हुआ भोजन है, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड हो गया, और साथ में कोमा लगा के बोलता है अंतःस्रावी और उत्सर्जित पदार्थ। जो अंतःस्रावी इंटोग्राइन ग्लैंड्स हैं, उसका जो उत्सर्जन किया हुआ पदार्थ है, या फिर जो हमने हमारे शरीर से उत्सर्जित किया पदार्थ को, जैसे यूरिया उत्सर्जित किया, चाहे हमारे शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन्स रिलीज हुआ है, तो वैसे चीजों को भी ढो रहा है। गैसों का परिवहन करेगा, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो चाहे ऑक्सीजन हो, ऐसी चीजों का परिवहन करेगा। या तो एक अंगों से दूसरे अंगों तक इसका परिवहन करने का काम है किसका? ब्लड का। दूसरा, यकृत और पेशियों में जो ताप उत्पन्न होता है, जो टेम्परेचर जनरेट होता है, उसको रुधिर क्या करता है? शरीर के अलग अलग अंगों तक पहुंचा देता है, जिससे क्या होता है? ब्लड का टेम्परेचर जो है वो नियंत्रित रहता है, कंट्रोल्ड रहता है। ठीक है? कहता है कि श्वेत रुधिर कणिकाएं जीवाणुओं तथा अन्य हानिकारक पदार्थों का भक्षण करके उसको नष्ट कर देगा। तो याद रखिएगा, जो डब्ल्यूबीसी है वो क्या करेगा? जो हानिकारक चीजें हैं उसको भक्षण करना, मतलब खा जाएगा और नष्ट करके उसको बाहर निकालेगा। प्लेटलेट्स जो है वो क्या कर रहा है? ब्लड का थक्का जमने में मदद कर दे रहा है। तो ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ब्लड के लिए हम लोग डिटेल्ड के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में क्या क्या चीजें होती है, वहां पर भी ये सारी पॉइंट्स आएंगे, लेकिन वहां पे कनेक्टिव टिश्यूज की बात नहीं होगी। ठीक है? अगला है हमारा लसिका, जिसको हम लोग कहते हैं लिम्फ। लिम्फ जो है वो क्या है? वो कलरलेस एक लिक्विड है। क्या है? ब्लड के अंदर जो ब्लड है, ब्लड के बाद जो है वो क्या है? आपका कलरलेस जो है वो लिक्विड है, द्रव है, जिसमें जो है
रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं एवं प्लेटलेट्स क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। तो क्या होगा लसिका में, तो WBC होगा। क्या होगा इसमें, WBC होगा। तो अब यहां पर WBC होगा तो इंपॉर्टेंस तो इसका है। तो याद रखिएगा जो लसिका लिम्फ होता है इसमें क्या नहीं होता है, तो RBC नहीं होता है और प्लेटलेट्स नहीं होता है। क्या होता है, इसमें रक्त से कम मात्रा में कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। किसमें, लसिका में जो है ब्लड के रिस्पेक्ट में कम मात्रा में कैल्शियम और फास्फोरस मिलेगा। और साथ ही साथ साधारणतः इसमें क्या होता है, WBC होता है, लिम्फोसाइट होता है। क्या रहता है, लिम्फोसाइट होता है, WBC होता है। अब इसी कारण से जो है ये क्या करेगा, आपको आपके बॉडी को इम्यून सिस्टम, आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम बढ़ाने का काम करेगा। क्या होता है, रुधिर की अपेक्षा लसिका में कम मात्रा में पोषक पदार्थ होगा, लेकिन ब्लड में जितना पोषक पदार्थ होता है ले जाने के लिए उससे थोड़ा कम होगा और ऑक्सीजन भी कम होगा। साथ में जबकि कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक होंगे। पोषक तत्व कम होगा, ऑक्सीजन कम होगा, लेकिन जो उत्सर्जित पदार्थ है, जो बेकार चीजें जो उत्सर्जन हो चुका है जिसका, और साथ ही साथ जो अपशिष्ट है और कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब इसका फंक्शन क्या है लसिका का, तो याद रखिएगा लसिका में लिम्फोसाइट्स जो है, जो WBC है, वो रोगाणु जैसे जीवाणु का भक्षण करके उसको नष्ट कर देता है, जिससे हमारे शरीर को संक्रमण से बचाता है। तो एक तरह से जो लसिका है वो हमारे शरीर को संक्रमण से बचाने का काम भी कर रहा है। और क्या करेगा, पोषक तत्वों का परिवहन करेगा, चाहे वो रुधिर से कम ही करे लेकिन कर तो रहा है ना। तीसरा वर्ग क्या है, लसिका शरीर का जो इम्यून सिस्टम है, जिसको कि हम लोग रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं या असंक्रामी तंत्र कहते हैं, इम्यून सिस्टम कहेंगे, इम्यूनिटी सिस्टम कहेंगे, उसको तगड़ा बनाता है, उसका निर्माण करता है, मजबूत करने का काम करता है। तो आज जो वीडियो है उसमें हमने क्या देखा, तो उसमें हमने तरल संयोजी उत्तक को देख लिया। तो मेरे ख्याल से जो हमारा संयोजी उत्तक था जिसमें कि हमने क्या क्या पढ़ा, तो वास्तविक संयोजी उत्तक पढ़ा, साथ में अस्थि उत्तक के बारे में हमने पढ़ा, साथ में तरल संयोजी उत्तक के बारे में हमने पढ़ लिया। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपके जो नोट्स होंगे वो बढ़ेंगे और आपके नोट्स अच्छे और तगड़े बनेंगे, जिससे कि आपके परीक्षा में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखिए, मजे कीजिए, खुश रहिए। अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं इसका मतलब है कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया, आपको अच्छे कंटेंट लगे, तो आप नीचे में सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लाइक भी कर सकते हैं, इससे हमें अप्रिशिएशन मिलता है, इससे हमें पता चलता है कि अच्छा कंटेंट हम अवेलेबल करा पा रहे हैं। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स फ्री है, आप फ्री फॉर एवरीवन है, आप आराम से कमेंट कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई सुझाव दे सकते हैं। तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखिए, खुश रहिए, मजे कीजिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।